आज की वीडियो में मनोविज्ञान यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लगभग 30 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये आपका पहला ही खंड रहने वाला है। पहले ही खंड में मनोविज्ञान यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न हमारा ये है कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसा है। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना यानी लर्निंग क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, गलत। अनुबंधन के द्वारा सीखता है, गलत। संज्ञानात्मक संकार्य है, ये बिल्कुल राइट है। यानी कोहलर का सिद्धांत कहता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसमें क्या है, कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक क्षेत्र विकास भी कहते हैं। तो उसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक एक संकार्य है, इसके द्वारा सीखना सबसे आसान रहता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का ये आपका गलत रहेगा। तो सीखना सबसे बेस्ट है, संज्ञानात्मक एक संकार्य है। अगला सवाल है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए। कोई भी नई भाषा आप सीख रहे हो तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। अक्षरों और शब्दों के मध्य साचर्य से, बिल्कुल राइट है। वाक्यों के निर्माण से, गलत। शब्दों के निर्माण से, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत। तो किसी भी नई भाषा को सीखने का जो शुरुआती क्रम होता है वो है अक्षर और शब्दों के बीच में साचर्य होना, तभी आप अच्छी तरह से किसी नई भाषा को सीख पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। एक समावेशी कक्षा है, उसमें किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं केवल विशिष्ट छात्र, गलत। सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के बालक इसमें शामिल होते हैं। केवल सामान्य छात्र, गलत। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, गलत। तो यहाँ पे एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक दोनों समावेशी कक्षा में क्या होते हैं, शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा का समावेशीकरण होना जरूरी है। इसमें एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए, इसी हमें क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। यानी गणित से संबंधित जो अधिगम अक्षमता है, यानी सीखने में अक्षमता है, उसे कौन सा पद परिभाषित करेगा। तो यहाँ पर नीरसता संबंधी दोष, गलत। पठन दोष, गलत। गणना दोष, अगर गणित में आपका गणना दोष है तो आपका अधिगम क्या होता है, कम होगा, यानी उसमें आप अधिगम करने में क्या होंगे, असक्षम होंगे। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में RTE भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, RTE 2009 के एक कानून है। इसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें नहीं लगाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला काम है 10 वर्ष के पश्चात में जो जनगणना होती है उसमें लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे ये भी क्या होगा, आपका राइट होगा, चुनाव में लगा सकते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम में इसमें नहीं लगा सकते हैं, बाकी 3 में आपको कभी भी लगा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ है, छठा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समवेग का तत्व नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समवेग क्या होता है। समवेग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इमोशन, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है यहाँ पर समवेग। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में क्या करता है, सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या इस तरह के अनुभव क्या करता है, वो करता रहता है। तो ये समवेग है। तो इसमें यहाँ पर कौन सा राइट रहेगा, व्यवहारात्मक, गलत। दैहिक, गलत। संज्ञानात्मक, गलत। संवेदी, ये आपका राइट रहेगा। यानी कौन सा तत्व इसमें संवेदी तत्व नहीं रहेगा। यानी आपका इसने पूछा है, नहीं पूछा है, आपका थोड़ा सा है, इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो हमें सही वाले बताने हैं। तो समवेग से संबंधित है, व्यवहारात्मक सही है, दैहिक ये भी सही है, संज्ञानात्मक यही सही है। तो इसमें संवेदी नहीं होगा, ये इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये इसका तत्व नहीं होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर नहीं में आपको जरूर ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये गलत कर देते हैं, तो आपको ये नहीं वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। यानी संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है समझ या ज्ञान का होना। यानी आप किसी भी अधिगम में का जो मुख्य केंद्र है वो संज्ञानात्मक ही होता है। अब इसका अगर सही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका इसमें ज्ञान आता है। सबसे पहले क्या आता है, आपका ज्ञान आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अवबोध आएगा। तो इसमें देखते हैं ज्ञान किसमें, एक तो इसमें आ रहा है ज्ञान, और इसका एक ऑप्शन हम लास्ट वाला देखेंगे, ज्ञान आ रहा है। एक तो देखो आपका ज्ञान आएगा, इसमें भी ज्ञान आ रहा है, इसमें ज्ञान आ रहा है। दूसरा अवबोध, तो इसमें दूसरे नंबर अवबोध नहीं है, ये इसमें अवबोध नहीं। तीसरे नंबर पर आता है अनुप्रयोग, तो ये से सही है। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं।
तो ये सबसे बेस्ट है। सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण और लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो ये क्रम आपका रहेगा, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम कौन सा होगा? तो 1 नंबर पे आपका ज्ञान, 2 नंबर पे आपका अवबोध, 3 नंबर पे आपको अनुप्रयोग याद रखना है, 4 नंबर पे आपको विश्लेषण, 5 नंबर पे संश्लेषण और 6 नंबर पे आपको मूल्यांकन। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पे सवाल पूछा है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं है? स्वेच्छाचारी, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक होनी चाहिए, सही बात है। सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए, सही बात है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये भी सही है। स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, यानी ये आपका अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। इसमें यहाँ पर प्रत्यक्ष सिद्धांत देना ये किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रत्यक्ष जो सिद्धांत देना वो ब्रूम के द्वारा दिया। किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। और कब दिया था? ये 1964 में दिया था। इसमें क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यवहार का वांछनीय परिणाम है ना, वो प्रत्यक्ष से क्या होता है? प्रभावित होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है, नहीं पूछा। देखो आपको इसमें ध्यान रखना है, नहीं वाले सवालों को आपको गलत नहीं करना है। तो शिक्षण सूत्र कौन से नहीं होते? देखो, सरल से कठिन की ओर होता है, सही बात है। ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, ये भी सही है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, ये भी सही है। लेकिन निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, क्योंकि ये तो विद्या है। तो डी ऑप्शन आपका याद रहेगा, ये शिक्षण का कोई भी सूत्र नहीं होता है। इसके अलावा शिक्षण के सूत्र जैसे मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये भी आपके होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्रम का प्रथम सोपान कौन सा होता है? सूक्ष्म शिक्षण को हम क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। और इसका एक क्रम होता है, उसमें प्रथम पद कौन सा होता है? तो यहाँ पर हम प्रथम पद की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पद होता है वो तो होता है योजना बनाना। पहला पद आपका होता है योजना। दूसरा पद आपका होता है शिक्षण का, ठीक है। और तीसरा पद आपका होता है प्रतिपुष्टि का। चौथा पद आपका होता है पुनर्योजना। चौथा जो पद होता है वो आपका होता है पुनर्योजना। कौन सा होता है? पुनर्योजना, ठीक है। पांचवा पद होता है पुनर्शिक्षण। पुनर्शिक्षण, पुनर् यहाँ पे लिखेंगे हम पुनर्शिक्षण। और लास्ट का होता है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, आपका ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रस्तावना नहीं होता है, ये आपका गलत है। प्रस्तावना इसमें नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण का ये हो गया। तो आपके 1 नंबर पे योजना बनाना, 2 नंबर पे शिक्षण, 3 नंबर प्रतिपुष्टि, 4 नंबर पे आपका होता है पुनर्योजना, 5 नंबर होता है पुनर्शिक्षण और 6 नंबर पर होता है पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये आपका क्रम रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर का कोई भी अगर शिक्षण है उसमें शामिल रहेगा। तो पृथक्करण ये शामिल नहीं रहेगा, अनुप्रयोग ये भी शामिल नहीं है, तुलना ये भी शामिल नहीं है, अन्वेषण, ये अन्वेषण क्या होगा? शामिल रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अवबोध स्तर के शिक्षण में छात्रों में ये वाला अन्वेषण वाला यानी खोज वाला जो स्तर है वो इसमें शामिल नहीं होगा, शामिल होगा, ठीक है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्या है? तो आपको यहाँ पे नए वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान वे अनुसंधान है जिसमें क्या होता है कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है। यानी विद्यालय की जो भी कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन और सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जैसे पहला वाला, इसमें देखो क्या है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का क्या करता है? निर्माण करके उन समस्याओं के कारणों पर क्या करता है? आधारित होता है। तो इसका यही ऑप्शन होगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो ये पहला वाला ही आपका ऑप्शन राइट रहेगा। इसका आपको क्रियात्मक अनुसंधान याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की बाल्यावस्था की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका ऑप्शन जो रहेगा ए वाला ही रहेगा। इसमें नहीं पूछा है आपका भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये वाला आपका गलत रहेगा। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, ये सही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी सही है। और कल्पना काल्पनिक भय का अंत, ये भी आपका राइट रहेगा। तो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की जो विशेषता है ये पहले वाले यानी भविष्य की योजना की सूझबूझ इसमें नहीं होती है। बाकी आपका इसमें ऑप्शन ये है रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो भाषा विकास से संबंधित है? यानी भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो चोम्स्की ने यहाँ पर दिया है। तो चोम्स्की के अनुसार बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की क्या होती है? जन्मजात शक्ति होती है। तो ये भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? चोम्स्की, आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? यानी थॉर्नडाइक ने क्या किया? भूखी बिल्ली पर एक प्रयोग किया गया था और इसके जो प्रयोग का नाम है वो है प्रयास व भूल का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या है? संयोजनवाद भी कह सकते हैं, संबंधवाद भी कह सकते हैं
और आवर्ती का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, बिल्ली पे प्रयोग किया है। तो अपने सिद्धांत का मेन शीर्षक क्या था, इसमें अधिगम के प्रयास और भूल पर सबसे ज्यादा इसने शीर्षक को ध्यान दिया गया था। तो ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। तो आपका सिंपली यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था कब होती है, ये एक बाल्य अवस्था में होती है। तो यहाँ पर इसकी जो एज है, गिरोह अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं गैंग एज, ठीक है। और इसकी सामान्य जो आयु वर्ग है वो 8 से लेकर 10 वर्ष होती है। और इसमें क्या होता है, समाज के अंदर वो रहता है। तो ज्यादातर क्या होता है, बाल्य अवस्था में ही ये सब कुछ होता है। अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास दिया गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास दिया गया है। इसकी जो तृतीय अवस्था है वो कौन सी है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था की हम बात करेंगे कि तृतीय अवस्था कौन सी है। तो सबसे पहली अवस्था की अगर बात करते हैं तो यह है संवेदी गामक अवस्था, ये पहले नंबर पे आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपके 2 नंबर पे आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेशीय यानी संवेदी गामक अवस्था है, ये 0 से लेकर आपके 2 वर्ष तक होती है। फिर आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 नंबर पर होती है, ये आपके 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरे नंबर पे आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है जिसको 3 नंबर पे इन्होंने रखा है। और इसकी जो एज है वो 7 से लेकर आपके 11 तक रहती है। और लास्ट में आती है औपचारित्मक संक्रिया अवस्था जो 4थे नंबर पे आपके आती है। और इसकी जो एज है वो आपके 11 से लेकर 15 तक होती है, 11 से लेकर 15 तक होती है। तो ये जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी क्या है, अवस्थाएं हैं। तो आपको इसका क्रम याद रखना है, ये अति इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे मोस्ट भी लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों में कौन सा शामिल नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा नहीं है। तो अधिगम की इच्छा सही है, प्रेरणा ये भी सही है, रुचि ये भी सही है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप है ना, ये मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल नहीं होता है। अधिगम की मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, इसमें नहीं पूछा है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, सामाजिक मूल्य ढूंढना है कि सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सहायतापरक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा सहायतापरक व्यवहार, सही है। प्राथमिक लक्ष्य ये नहीं होगा, मूल प्रवृत्ति ये भी नहीं होगा, आक्रामकता की आवश्यकता ये भी नहीं रहेगा। तो सामाजिक मूल्य कौन सा ये पूछा है, तो सहायतापरक व्यवहार होता है, ये इसके अंदर आएगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण होते हैं। तो पश्च अन्वेषण और साधन साध्य ये विश्लेषण है वो निम्न में किसके उदाहरण है, श्वेत शोध के, एल्गोरिथम के, मानसिक वृत्ति के और प्रकार्यात्मक स्थिरता के। तो इसमें क्या होता है, ये जो उदाहरण है ये श्वेत शोध के होते हैं। किसके होते हैं, श्वेत शोध के होते हैं। इसमें क्या होता है, छात्रों के द्वारा स्वयं ही समस्याओं के बारे में क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। और श्वेत शोध विधि में क्या होता है, पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण का अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगला है सीखने के वक्र। सीखने के ये एक परिभाषा है जो कि अति इंपॉर्टेंट है। सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है, सीखने का जो वक्र है जैसे इस तरह से है, ये इसमें ग्राफ बनाते हैं कैसे सीख रहा है, बढ़ोतरी और ये या जो भी है। तो सीखने का वक्र है, अभ्यास के द्वारा सीखने की जो मात्रा है, गति और प्रगति की सीमा है, उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसने कहा है, तो ये जो कहने वाले वैज्ञानिक है ये एबिंगवास, कौन है, एबिंगहॉस है, इन्होंने ये परिभाषा दी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यानी थॉर्नडाइक ने 4 जो मुख्य नियम है 3 दिए हैं और गौण 5 दिए हैं। तो इसमें जो थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक जो नियम है उसमें कौन से शामिल नहीं है। तो प्राथमिक 3 नियम है, एक तो अभ्यास का नियम है, ठीक है, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। ये 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 क्या होते हैं, गौण नियम होते हैं। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा, ये आपके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं रहते हैं। तो प्राथमिक नियम आपके 3 ही है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पे बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पावलोव ने दिया है। किसने दिया, ये पावलोव ने यहाँ पे इस सिद्धांत को दिया है। और इसके अनुसार क्या है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना क्या है, एक अनुकूलित अनुक्रिया होती है। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, व्यवहार पे सबसे ज्यादा इसने ध्यान दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो व्यवहार के अनुकूलन पर सबसे ज्यादा बल देता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है।
तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन देने वाले वैज्ञानिक कौन है? सबसे पहले तो हम देखते हैं, तो ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। किसने दिया? ये स्किनर ने दिया है। और इसका जो दूसरा नाम है वो नेमेटिक, आपको याद रखना है, नेमेटिक अनुबंधन होता है। और यहाँ पर इसमें व्यवहार के परिणाम और क्रिया के होने की संभावना को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो नेमेटिक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यानी अधिगम की विशेषता नहीं, अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग, तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो, अधिगम का जो अवलोकन है ना वो प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम का आप अवलोकन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, सही बात है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही है। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन गलत रहेगा। अगला सवाल है, एक अधिगम जिसमें लिखावट में कठिनाई होती है, यानी ऐसी अधिगम असमता जिसमें लिखावट में क्या होती है? कठिनाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, ध्यान अभाव, अति संक्रिया विकार, तो इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा ये होगा डिस्ग्राफिया। लिखने का जब भी आता है तो हम क्या कहेंगे? इसमें लिखने का जो विकार है, जो असमता है, वो डिस्ग्राफिया में आती है। और पढ़ने की आएगी तो डिसलेक्सिया आएगी, पढ़ने में क्या आएगी? डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया ये आपके गणना में आती है, क्या आती है? गणना में आती है। तो डिस्ग्राफिया आपके लिखने में यानी सबसे असमता होती है। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इसको देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई जो बुद्धि है वो कौन सी श्रेणी में है? पढ़ते हैं दोबारा। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की जो बुद्धि है या दिमाग है उसके क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं, तो उसके द्वारा सुझाई गई जो बुद्धि है वो कौन सी श्रेणी में आती है? तो इसमें कई सारी बुद्धियां इन्होंने 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धियां बताई है। तो इसमें देखो, विश्लेषणात्मक होगी, इसके अलावा यहाँ पे रचनात्मक होगी, प्रकृतिवादी होगी या व्यवहारवादी होगी। तो इसकी जो सुझाई गई बुद्धि है वो होती है प्रकृतिवादी। कौन सी होती है? प्रकृतिवादी होती है। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट रहेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, एनसीएफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किसकी बातचीत की गई थी? तो यहाँ पर कहा गया है, पहला ऑप्शन इसमें राइट है कि ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट रहेगा, पहला ही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अंतिम और लास्ट सवाल है आपका, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो आपका पहला ही रहेगा कि प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ये एक निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य रहेगा। तो ये मनोविज्ञान के आपके लगभग 30 प्रश्नों की जो सीरीज है, और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। वीडियो कैसा लगे? लाइक शेयर करें। थैंक यू।